नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन कुमार यादव, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, यहाँ राष्ट्रीय डाइजेस्टिव गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक और क्यूरेस्टा हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम लोग एक आईबीडी बीमारी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इसका बहुत ही क्लोज पिक्चर आता है, जो लक्षण आता है वो पाइल्स के साथ मिलता जुलता है। तो हम इन्हें पाइल्स मिथ के नाम से भी डिमस्टिफाइड कैंपेन एक बार कर चुके हैं। आज उसी पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जिक्र करेंगे। पाइल्स यूजुअली लोग जो भी पैखना में खून आता है, स्टूल में ब्लड आता है, वी एज अ इंडियन पॉपुलेशन वी प्रिज्यूम एज पाइल्स, ये पाइल्स है। और बवासीर मान करके लोग आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बिना किसी जांच के प्रारंभ कर देते हैं। 2 साल 3 साल तक जब बीमारी काफी बढ़ जाती है, जब ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूअस होने लगता है, लगातार होने लगता है, खून हीमोग्लोबिन जो है खून निकलने की वजह से कम हो जाती है, तब फिर लोग गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास आते हैं। फिर हम लोग एक कैमरा डालते हैं पैखाना रास्ता में, जिसे कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी, एक रूटीन टेस्ट होता है जो आराम से हम लोग क्लिनिक में कर सकते हैं बिना एडमिशन का। तो वहां पे हमें फिर अल्सर दिखता है। अल्सर में जब आईबीडी के लक्षण आते हैं तो फिर सिचुएशंस पूरा का पूरा रिवर्स चेंज हो जाता है। देन हमारा जो विंडो पीरियड है 2 साल का, वो काफी डिलेड आउट हो जाता है। तो इसी चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली में व्हाट इज आईबीडी, एंड लोगों के पास इतनी इसके बारे में अवेयरनेस काफी कम है। सो इस बार क्रोन्स एंड कोलाइटिस फाउंडेशन ने आईबीडी कैंपेन स्टार्ट कर रहा है। आईबीडी जो है हमारा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, वो गट, पेट से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। पेट के अलावा जॉइंट्स में, स्किन में, आंखों में इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। सो इट इन्वॉल्व्स मोर देन गट। सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बेसिक फैक्ट्स अबाउट आईबीडी। तो आईबीडी को हम लोग मेडिकली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं। इसमें 2 बीमारियां होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंतों में लगातार कॉन्टिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट, सारे आंतों को बिना स्किप लीजन्स के इन्वॉल्व करके रखता है। क्रॉन्स जो है माउथ से लेकर के पैखना रास्ता है, एनस तक किसी भी अंगों में इन्वॉल्व करके रखता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस केवल बड़ी आंतों को रखता है। इसमें जो आम लक्षण है, कभी भी अगर पैखना में ब्लड आ रहा है, उसके साथ वेट लॉस हो रहा है, या जो ब्लड आ रहा है पैखना या लैट्रिन में मिक्स हो करके आ रहा है, लैट्रिन के साथ ज्यादा म्यूकस या बल्गम, ऐसा वाइटिस एलोइस डिस्चार्ज साथ में आ रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है, या कुछ लोग अपने रूटीन चेकअप में ESR CRP जो मार्कर्स होते हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये IBS या पाइल्स कम और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अर्ली इंडिकेटर हो सकते हैं, जो हमें क्लू देते हैं बीमारी को डायग्नोस करने की। अब बात करते हैं आईबीडी के डायग्नोसिस की। तो एक छोटा सा बायोप्सी का टुकड़ा से हम लोग पता लगा सकते हैं। इसके डायग्नोसिस के बाद रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, तो हम लोग बीमारी को कंट्रोल करते हैं, एंड विथ प्रेजेंट डे वी हैव अ वेरी गुड मेडिकेशंस अवेलेबल टू कंट्रोल द डिजीज, दो वी कांट क्योर द डिजीज। आफ्टर 8 और 10 ईयर्स आईबीडी कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, जिसका रिस्क अप्रोक्स 0.5 to 3% के आसपास होता है इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। बट विथ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ डिजीज हम इस रिस्क को काफी कम कर देते हैं। बीमारी में एक खास चीज है, इसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं। सपोज कभी क्या होता है कि आपको डायरिया हुआ, डायरिया में ब्लड आना स्टार्ट हो गया और वो लंबे समय तक चला गया, तो वो फर्स्ट अटैक ऑफ हमारा आईबीडी या अल्सरेटिव कोलाइटिस का फर्स्ट अटैक जानते हैं। एंड सपोज अगर अनहाइजेनिक खाना खाएं, समटाइम्स एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स में भी आंतों में कोलाइटिस हो जाता है, जो फर्स्ट अटैक ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ प्रेजेंट करता है। जब बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में जो आईबीडी का हमारा इलाज है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसे डिजीजेस को हम लोग रोक करके नियंत्रित करके रखते हैं, सो दैट पीपल कैन लीड देयर नॉर्मल लाइफ। सेम थिंग हैपन विथ आईबीडी। दवाओं से डिजीज को रिमिशन में हम लोग 80 to 90% हमारा अचीवमेंट रेट रहता है रिमिशन में विद द ट्रेडिशनल मेडिसिन। अभी तो न्यूअर मेडिसिन में हमारा रिस्पांस रेट काफी अच्छा है।
तो एक काफी अनयूजुअल केसेस इनकाउंटर किया है कि यूजुअली जब पैखाना रास्ता में ब्लीडिंग होता है हम लोग पेरिफेरीज में उसे पाइल्स प्रिज्यूम करके एंड दे विल गो फॉर अ सर्जरी। 2 बार 3 बार पाइल सर्जरीज हो जाती हैं उनकी, उसके बाद भी वो ब्लीडिंग लगातार बना रहता है। फिर जब वो हमारे पास एज अ टर्शियरी ऑप्शंस लेने आते हैं, फिर जब हम लोग कैमरा डालते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, तो देखते हैं कि बड़ी आंतों में पूरा अल्सर से भरा पड़ा हुआ। दैट मेक्स अस डिफिकल्ट टू मैनेज बिकॉज जो डिजीज का बर्डन होता है आंतों में वो काफी प्रोग्रेस हो जाता है। बट स्टिल इन दैट सिचुएशन ऑल्सो वी अचीव अप्रोक्स 70% रेमिशन सिम्टम्स कंट्रोल करके पेशेंट्स को एक नॉर्मल लाइफ हम लोग दे सकते हैं। अगला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि अगर अल्सर है जैसे बड़ी आंतों में, तो उसे सर्जरी करके डायरेक्ट क्यों ना क्योर कर दिया जाए। तो इसमें एक बारीकी समझनी होगी कि जो आंत होता है हमारा, जो पाचन क्रिया है, उसके कुछ मतलब फंक्शन है जिसमें डाइजेशन होता है, खाने को पचाना, फिर उसका एसिमिलेशन होता है, फिर अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो आंत जो है एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट पे काम करता है। जो भी न्यूट्रिएंट हमारा पाचन हो गया उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, फैट्स है, पोटासियम है, वो सारा अवशोषण हमारे बड़ी आंतों से होती है, और जो भी विटामिन मिनरल्स है वो छोटी आंतों से अवशोषित होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंतों को इन्वॉल्व करता है। अगर बड़ी आंतों को पूरी तरीके से काट दे तो फिर ना वाटर का एब्जॉर्प्शन, पोटासियम का एब्जॉर्प्शन, और जो हमारा जो रेक्टम है, जो पैखाना रास्ता के जस्ट ऊपर का पार्ट है, वो पैखाना को स्टोर करके रोक करके रहता है। तो उसे जब काट देंगे तो उसके बाद वो स्टोरेज कैपेसिटी घट जाती है, तो पेशेंट फिर बार बार स्टूल का जो टेंडेंसी है वो बना रहता है, तो लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। तो सर्जरी हम लोग कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्लीडिंग हो रहा हो जिसे कंट्रोल ना कर पाए, एक टॉक्सिक मेगाकोलोन करके सिचुएशन होता है जब आंतों का डायमीटर पूरी तरीके से बड़ा हो जाए 10 सेंटीमीटर से ज्यादा, ताकि वो फंक्शनलेस हम लोग कगार करते, उस समय फिर हम लोग लास्ट स्टेप सर्जरी एडवाइस करते हैं। दैट इज वेरी रेयर इन प्रेजेंट एरा जो हमारे पास जितने सारे मेडिकेशन अवेलेबल। रही बात क्रॉन्स की, तो क्रॉन्स थोड़ा डिफिकल्ट टू मैनेज सिचुएशन होता है क्योंकि ये छोटी आंतों को ज्यादा अच्छे से प्रभाव करके रखता है। तो हमारा जो विटामिन एंड मिनरल का जो डिफिशियंसी है वो क्रॉन्स में काफी ज्यादा होता है, तो पेशेंट कुपोषण एंड मैल एब्जॉर्प्शन का ज्यादा शिकार होते हैं क्रॉन्स में। एंड चूंकि ये जो क्रॉन्स पे है वो आंतों को लगातार नहीं बीच बीच में छोड़ छोड़ करके इन्वॉल्व करती है, तो इसमें सर्जरी करने में काफी बड़े हिस्से को काटना पड़ जाएगा, वो प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। तो कुछ माल एब्जॉर्प्शन जब वेरिएंट होते हैं काफी सीवियर, देन वी कंसीडर फॉर स्मॉल बॉवेल रिसेक्शन। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आईबीडी के हम मरीज हैं, दवा खा लिए, बीमारी ब्लीडिंग या पैखाना जो बार बार जा रहे हैं वो नियंत्रित हो गया, तो कौन सा फूड हैबिट एंड लाइफ स्टाइल हम लोग फॉलो करें कि दोबारा इस तरीके से रिकरेंट अटैक या प्रेसिपिटेशन ऑफ ट्रिगर्स ना हो। तो इन दैट सिचुएशन सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो भी मरीज दवाओं पे हैं, तो उनको जब अगर नॉर्मल दस्त होता है तो उसमें वो ब्लीडिंग आराम से आ जाएगा और अल्सर वापस पुनः बन जाता है। तो आपको खाने में सबसे पहले ध्यान देना है, अनहाइजेनिक फूड्स को 0% पे ले आना है, नो स्ट्रीट फूड्स। पानी का विशेष ध्यान रखें, हमेशा घर का पानी लेकर के चले। थर्ड, रेड मीट्स, बड़ी आंतों और छोटी आंतों की बीमारी में रेड मीट पूरी तरीके से वर्जित है। आप फिश को कंसीडर कर सकते हैं, उसमें काफी ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो प्रोटेक्टिव होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के। और खानों में जब भी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसको आपको एक्स्ट्रा से इंक्लूड करना है उसे काफी अच्छे तरीके से धोएं। एंड खास करके समर एंड रेनी सीजन में, बारिश में, ये ध्यान देना है कि फूड पॉइजनिंग के चांसेस काफी होते हैं, आईबीडी का फ्लेयर बढ़ जाता है ओनली बिकॉज ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन, जिसका ध्यान रखना। थैंक यू।